हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ एचएमओ थ्योरी टू 1,3 ब्यूटाडाइन। पिछले वीडियो में हमने एथाइलिन मॉलिक्यूल के लिए एचएमओ थ्योरी को अप्लाई किया था और आज हम 1,3 ब्यूटाडाइन में अप्लाई करेंगे। तो 1,3 ब्यूटाडाइन की हमारी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होती है, जहाँ पे हमारे पास 4 कार्बन एटम होते हैं और उसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो जाएगा। n क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, और या फिर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ हमारे पास में पाई बॉन्ड, मतलब कि पाई इलेक्ट्रॉन हमारे पास में कितने होते हैं। ठीक है, और हम यहाँ से ऑर्डर ऑफ सेकुलर डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो जाएगी हमारे पास में 4/4। ये चीज़ मैंने आपको एचएमओ थ्योरी वाले लेक्चर में बताई थी, वहाँ जाके आप पहले वो देख लेना ताकि आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आए। इसके बाद में हम क्या करेंगे, 4/4 की मैट्रिक्स बनाएंगे या फिर सेकुलर डिटर्मिनेंट बनाएंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं पिछले वीडियो में तो मैंने आपको वेव फंक्शन जो है पहले कैलकुलेट करके बताए थे, लेकिन अब जो है हम वेव फंक्शन जो है वो हम डायरेक्ट जो है सेकुलर डिटर्मिनेंट बनाएंगे और उससे पहले सारी एनर्जीज़ कैलकुलेट करेंगे और लास्ट में जो है वेव फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इसके लिए सेकुलर डिटर्मिनेंट या फिर मैट्रिक्स बनाएंगे। तो ये बनेगी हमारी 4/4 की। तो यहाँ पे इस तरह से ये मैट्रिक्स बनेगी, 4 रोज़ होगी इसके अंदर और 4 कॉलम्स होगी। ठीक है, यहाँ पे ये 1 2 3 4 ये हमारे पास ये हो गई और ये हमारे पास में कॉलम हो गए। ठीक है, 4 रो 4 कॉलम। यहाँ पे 1 2 3 4 लिख देते हैं ताकि इजीली हम इसको बना सकें, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, सी यहाँ पे 1 चलने देंगे, सी पूरा, और 1 2 3 4 इसके बाद में लिखेंगे। ठीक है, 1 2 सी यहाँ पे 1 ही रहना चाहिए। ठीक है, ये क्या होगा 1 1। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1 2 सी हमारे पास में 1 ही रहना चाहिए ये वाला, और यहाँ पे क्या है 3 है तो 1 3 और सी 1 4। इस तरह से हम लिखते जाएंगे, सी 2 1 सी 2 2 सी 2 3 और सी 2 4। फिर हम लिखेंगे सी 3 1 सी 3 2 सी 3 3 सी 3 4 और सी हो जाएगा हमारे पास में 4 1 सी 4 2 सी 4 3 और सी 4 4। अब हम जानते हैं कि हमारे पास सी इक्वल टू क्या होता है, एच माइनस ई एस। तो ये चीज़ हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास में सेकुलर डिटर्मिनेंट इस टाइप से दिखेगी। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, H11 माइनस ई एस 11। यहाँ पे हो जाएगा H12 माइनस ई एस 12। यहाँ पे हो जाएगा H13 माइनस ई एस 13। यहाँ पे हमारे पास में हो जाएगा H14 माइनस ई एस 14। ठीक है, और नीचे हमारे पास में क्या हो जाएगा, H21 माइनस ई एस 21, H22 माइनस ई एस 22, H23 माइनस ई एस 23 और H24 माइनस ई एस 24। इस तरह से इनके लिए भी हम लिख देंगे H31 माइनस ई एस 31। यहाँ पे हो जाएगा H32 माइनस ई एस 32 और यहाँ पे हो जाएगा H33 माइनस ई एस 33। यहाँ पे हो जाएगा H34 माइनस ई एस 34। इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, H41 माइनस ई एस 41, H42 माइनस ई एस 42 और H43 माइनस ई एस 43 और H44 माइनस ई एस 44। ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या करा, H माइनस ई एस सारे सी की जगह पुट कर दिया और बाकी जो 1 1 1 2 था उसको इससे मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में सेकुलर डिटर्मिनेंट बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में इंटीग्रल होते हैं उनको इंट्रोड्यूस करेंगे, इंट्रोड्यूसिंग हक्कल्स इंटीग्रल। हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एच आई आई होगा तो उसको हम क्या लिखेंगे, अल्फ़ा। यानी कि H11 होगा तो उसको हम क्या लिखेंगे, H11 को हम लिखेंगे अल्फ़ा, और H22 को भी हम लिखेंगे अल्फ़ा, और H33 को भी हम लिखेंगे अल्फ़ा, और H44 को भी हम लिखेंगे अल्फ़ा। ये सबको इसकी जगह सबकी जगह हम क्या लिखेंगे, अल्फ़ा लिखेंगे। और HIJ, ठीक है, वो होता है हमारा बीटा या फिर होता है ज़ीरो। अब बीटा कब होगा, जब हमारे पास में I और J जो हो क्या वो बॉन्डेड हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारे पास में क्या होगा, 1 2 बॉन्डेड होगा। क्यों, क्योंकि ये 1 और 2 बॉन्डेड है, 1 3 और 1 4 बॉन्डेड नहीं होगा, 4 1 भी बॉन्डेड नहीं होगा। तो इस तरह से हम इसमें लिखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास में H21 बॉन्डेड है तो H21 H12। ठीक है, और ये तो हमारे पास बॉन्डेड नहीं है तो इसको छोड़ दो, H21 H22 भी बॉन्डेड है, H22 तो हो जाएगा, H23 बॉन्डेड है। ठीक है, ये तो हमारे पास में क्या है, अल्फ़ा है, ये H23 भी बॉन्डेड है और
H31 बॉन्डेड नहीं है, H32 बॉन्डेड है, H34 बॉन्डेड है। ठीक है, इस तरह यहाँ पे 41 बॉन्डेड नहीं है, 42 बॉन्डेड नहीं है, 43 बॉन्डेड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा H43, ये सब होंगे हमारे पास में बीटा, और बाकी जो होगा हमारे पास में क्या होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। रेस्ट हमारे पास में क्या हो जाएंगे, रेस्ट हमारे पास में हो जाएंगे ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बेसिकली क्या करा कि जिन जिन जो एच आई जे था मतलब और आई और जे में बॉन्ड होगा यानी वो आपस में बॉन्डेड होंगे कार्बन एटम, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बीटा, और नहीं होंगे तो जीरो लिखेंगे। तो यहाँ पे H12 आप देखो H12 ये रहा। ठीक है, तो हमारे पास में कार्बन 1 और कार्बन 2 डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बीटा। इस तरह से ये सब भी जो है बॉन्डेड है, इसलिए हम इसी बीटा लिखेंगे। और यहाँ पे जो एस आई जे है वो क्या होता है हमारे पास में, ठीक है, तो ये हमारे पास में जो इंटीग्रल होता है इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या होती है 0 और 1 होती है। तो 0 कब होगी, जब आई इक्वल टू होगा हमारे पास, आई इक्वल टू नॉट होगा जे तो 0 होगी, और आई इक्वल टू होगा हमारे पास में जे तो ये इसकी वैल्यू होगी 1 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी हमारे पास में हैं S11 और S22 और S33 इन सब के लिए 1 होगी, और रेस्ट ऑफ के लिए सब 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इस वैल्यू को जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास में जो सेकुलर डिटर्मिनेंट है इस टाइप से आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारे पास में सेकुलर डिटरमिनेंट आपको कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। यहाँ पे आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि जैसे ही हमारे पास में ये वाला डायगोनल है यहाँ पे केवल अल्फ़ा माइनस ई रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फ़ा माइनस ई, अल्फ़ा माइनस ई, अल्फ़ा माइनस ई, और बाकी यहाँ पे भी क्या रहेगा अल्फ़ा माइनस ई। अब बाकी जो बची रेस्ट ऑफ जगह है वहाँ पे हम जो हमारे पास इंटीग्रल है वहाँ से देखेंगे क्या आएगी वैल्यू। यहाँ पे क्या है 1 2 है यानी कि बीटा आएगी। अब एस आई जे है जो इक्वल टू नहीं है तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई होकर ई भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 3 है, इसके बीच में बोर्ड नहीं है तो ये इजीली ये सब पूरा ही 0 हो जाएगा। और ये जो है 1 4 इसके बीच में बोर्ड नहीं, ये भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ वाले टर्म के लिए 2 1 के बीच में बॉन्ड है। ठीक है, 2 1 के बीच में बॉन्ड है। अभी मैंने यहाँ पे क्या क्या वापस बता देता हूँ आपको। यहाँ पे बीटा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि जो ये 1 2 है इसके बीच में बॉन्ड है तो इसको मैंने बीटा लिख दिया। 1 2 जो है ये आई जे के इक्वल नहीं है इसलिए 0 हो जाएगा, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, केवल बीटा लिखा। इस तरह से आप यहाँ पे भी देख सकते हो 1 3 जो है ये आपस में जो है बॉन्डेड नहीं है इसलिए यहाँ पे 0, और यहाँ पे भी जो है 1 4 बॉन्डेड नहीं इसलिए 0। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 1 आपस में बॉन्डेड है, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे बीटा। ठीक है, और जो हमारे पास में 2 2 आपस ये 2 3 आपस में बॉन्डेड है तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा बीटा, और ये जो आपस में बॉन्डेड नहीं यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 0। अब ऊपर वापस देखो 3 1 बॉन्डेड है क्या नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे 3 2 बॉन्डेड है हाँ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बीटा, और 3 4 हमारे पास बॉन्डेड है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बीटा। और यहाँ पे जो हमारे पास 4 1 4 2 बॉन्डेड नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 0, और यहाँ पे 4 3 बॉन्डेड है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बीटा। तो इस तरह से जो है हमने इसको रिड्यूस कर दिया है इन फॉर्म ऑफ इंटीग्रल। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन को जो है हमारे पास में बीटा से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड बाय बीटा, डिवाइड बाय हम क्या कर देंगे बीटा कर देंगे। तो यहाँ पे जितने भी बीटा है वो 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे हमारे को जो वैल्यू प्राप्त होगी अल्फ़ा माइनस ई अपॉन बीटा उसको हम लेट कर देंगे, लेट अल्फ़ा माइनस ई अपॉन बीटा इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ये सब्सटीट्यूट करके मैं आपको ये सेकुलर डिटरमिनेंट बनाता हूँ। तो हमारे पास में सेकुलर डिटरमिनेंट कुछ इस टाइप से बन जाएगी x1 0 0। एक्स हमारे पास में क्या था, यहाँ पे x हमारे पास में था अल्फ़ा माइनस ई अपॉन में बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर x आ जाएगा, यहाँ पे बीटा से हम बीटा से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 था 0 रहने देंगे हम। इस तरह से ये हमारे पास में 4/4 की सेकुलर डिटरमिनेंट बन जाएगी। और यहाँ पे हमने एक चीज़ यहाँ पे नहीं लिखी है, यहाँ पे इसके जितने भी कोफिशिएंट होते हैं वो आते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले एथिलीन वाले वीडियो में भी बताया था। यहाँ पे क्या हो जाएगा C1 C2 C3 C4, और ये इक्वल टू होता है 0। यहाँ पे भी आप इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पे पूरी जगह यहाँ पे हम क्या लिखा देंगे C1 C2 C3 C4, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इस तरह से यहाँ पे भी आप लगा देना और यहाँ पे भी लगा देना। अब हम जानते हैं कि ये जो चीज़ है हमारे पास में ये क्या है 4/4 की मैट्रिक्स है। इसको सोल्व करने से पहले हम जानते हैं कि ये सब क्या है कॉन्स्टेंट है। तो ये हमारे पास में कांस्टेंट है तो इनकी वैल्यू तो हमारे पास में 0 नहीं हो सकती है। तो ये 0 नहीं होगा तो कौन 0 होगा, ये वाला 0 होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं x1 0 0 1 x 1 0 और 0 1 x1 और 0 0 1 x। ठीक है, ये इक्वल टू होगा हमारे पास में 0। ये हमारे पास में क्या है 4/4 की मैट्रिक्स है। इसको सोल्व हम किस तरह से करते हैं, यहाँ पे लिख दो प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, मैं आपको सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, बाकी सोल्व आप खुद करके देखना। यहाँ पे हमने पहले लिख दिया प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हम इसके लिए निकाल रहे हैं एक्स के लिए, इस वाली रो को आप क्या कर दो इस तरह से ढक दो इसको, और इसको इस तरह से ढक दो और इसको रिड्यूस करके बना दो। ये बन जाएगी आपकी 3/3 की रो। ठीक है, तो एक्स
और यहाँ पे इसको आप छुपा दोगे, इसको छुपा दो बच्चे ये वाली टर्म, ठीक है। तो इसको यहाँ पे एज लिख देंगे x1 0 1 x1 और ये हो जाएगा 0 1 x, ठीक है। अब हमारे पास में नेक्स्ट बची माइनस और ये -1, इसको निकालना है तो इसको पूरा ढक दो और इसको जो है इसको पूरा ढक दो। बचा है क्या 1 1 0, ठीक है। 1 1 0 0 1 0 x1, ठीक है 0 x1 और 0 1 x, ठीक है 0 1 x। इस तरह से ही आगे हम करेंगे कि इसको भी हम क्या करेंगे +0 और ये पूरा जिससे करेंगे मल्टीप्लाई होकर ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा और बाकी आगे वाला भी 0 हो जाएगा। इसको भी सोल्व कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप खुद करना। यहाँ पे आप क्या करोगे, ये 3/3 की मैट्रिक्स है, इसको सोल्व करोगे प्लस माइनस प्लस करके, इसको भी प्लस माइनस प्लस करके। आपको क्या करना है, एक्स को निकालना है तो इसको पूरे वाली इसकी रो को ढक दो और इस कॉलम को ढक दो बच्ची जो जिसको आप इसको कन्वर्ट कर दो, ठीक है। उसे मल्टीप्लाई करके लिख दो तो ये बन जाएगी 2/2 की, जो कि इजीली x² -1 से आप सोल्व कर सकते हो। तो इसको आप सोल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना, मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ। तो यहाँ पे जब हम इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगी इक्वेशन x की घात 4 - 3x² + 1 = हमारे पास में 0 निकल के आएगा। ये सोल्व करके आप बताना मेरे को आपकी इसका आपके पास आंसर क्या आया। तो इसको जब मैंने सोल्व किया था हमारे पास में ये आंसर आएगा। अब हमको क्या करना है, x² को हम लिख सकते हैं x² का स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 3x² + 1 = 0, ठीक है। तो अब इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं x² को हम मान लेते हैं यहाँ पे कुछ भी एंटिटी मान लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्या मान रहा हूँ, म्यू मान रहा हूँ, तो मैं क्या कर दूँगा इसका म्यू² - 3μ + 1 = 0। अब ये हमारे पास में क्या बन गई, द्विघात समीकरण बन गई, ठीक है। इसको आप इजीली जो आपके पास में श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है या फिर दूसरे जो फॉर्मूले हैं उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इससे जो म्यू की वैल्यू आएगी मेरे पास में, ठीक है, म्यू की वैल्यू मेरे पास में 2 वैल्यू आएगी। एक तो मेरे पास में आ जाएगी 3 ± √5/2 और यहाँ पे म्यू की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस है यहाँ पे और यहाँ पे हो जाएगा √5/2, ठीक है। प्लस माइनस आती थी, एक बार प्लस एक बार माइनस करके हम लिख सकते हैं। इसके बाद में आज आप इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आपके पास निकल के आएगी 2.618 और इसकी वैल्यू आपके पास निकल के आएगी 0.382। इसको आप पूरे को सोल्व करके देखना एक बार, ठीक है। बाकी आपको वैल्यू तो बाद में याद ही करनी है क्योंकि एग्जाम में हम इतना सारा सोल्व नहीं कर सकते। तो एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो एक्स हमने क्या बना था, एक्स हमारे पास में हो जाएगा x = हो जाएगा √μ, ठीक है। तो यहाँ से आप जब √2.618 और √ आप करोगे 0.382 तो यहाँ से जो हमारे पास में वैल्यू निकल के आएगी x = निकल जाएगा प्लस माइनस √ को हम ओपन करते हैं तो प्लस माइनस में वैल्यू आती है 1.618, ठीक है। और यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस 0.618। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था और कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के जो पोस्टुलेट थे उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास में x की वैल्यू होती है उससे डिटरमाइन होता है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा या फिर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। x की वैल्यू जब हमारे पास में नेगेटिव आती है तो बॉन्डिंग होता है, ठीक है, बॉन्डिंग होता है। x की वैल्यू जब हमारे पास में पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव वाली जो वैल्यू लेते हैं तो वो कौन सा होगा, एंटी बॉन्डिंग। और अगर हम जो है इसकी x की वैल्यू हमारे पास में 0 होती है तो वो हमारे पास क्या होगा, नॉन बॉन्डिंग, ठीक है। तो x की वैल्यू नेगेटिव कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू एक बार लिख लेते हैं। x की वैल्यू हमारे पास में होगी, यहाँ से हम लिखेंगे तो एक बार होगी प्लस 1.618 और यहाँ से एक बार माइनस वाली लिखोगे तो यहाँ पे होगी -1.618, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे तो यहाँ पे होगी प्लस 0.618 और यहाँ पे माइनस वाली लिखोगे तो क्या होगी -0.618, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास में 4 निकल के आई है। तो मैंने आपको कहा कि अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो बॉन्डिंग होगा, तो बॉन्डिंग कौन सा होगा, तो जो नेगेटिव वाले हैं बॉन्डिंग होगी, ये बॉन्डिंग होगा और ये बॉन्डिंग होगा। तो इनमें से एनर्जी किसकी कम होगी, जिसकी ज़्यादा नेगेटिव में है वो नीचे आएगा, तो वो वाला जो होगा आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसकी एनर्जी कम होगी। तो इस तरह से हम इसके एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे। उससे पहले पाई एनर्जी डायग्राम बनाएंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ पे x = को माना था अल्फ़ा - e/β। तो यहाँ से हम e की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, e आ जाएगा, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ से e को इधर भेज दो और इस वाली वैल्यू को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा - xβ, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाओ, e की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो e की वैल्यू हमारे पास आ रही है e = अल्फ़ा, पहले हमारे पास जो प्लस वाली वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो -1.618 बीटा, ये एक हमारे पास में e की वैल्यू निकल गई e1। अब हमारे पास में एक और e की वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के जब माइनस वाली वैल्यू पुट कर देंगे तो अल्फ़ा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 1.618 बीटा। फिर एक और e की वैल्यू हमारे पास में निकल के आएगी अल्फ़ा माइनस और 0.618 बीटा और एक और e की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी अल्फ़ा
माइनस माइनस हमारे पास में प्लस हो जाएगा, तो प्लस 0.618 बीटा। अब हम क्या करेंगे, बस हमारे पास जो पाई एनर्जी डायग्राम है वो ड्रॉ करेंगे और उसकी हेल्प से हम जो है टोटल जो हमारे पास में पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी है और हमारे पास जो दूसरी एनर्जी होती है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में डायग्राम कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको। 4 एनर्जी आपको लेवल बनाने हैं। फर्स्ट हमारे पास में ये रहा, सेकंड हमारे पास में ये रहा, थर्ड हमारे पास में ये रहा और फोर्थ हमारे पास में ये रहा। ठीक है, ये हमारे पास में हो गए 4 एनर्जी लेवल। अब हम जानते हैं कि सबसे कम एनर्जी यानी कि जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा वो होगा एक्स की वैल्यू नेगेटिव के साथ। तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव हमारी आ रही ये और एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही ये। तो हमारे पास में जो ये वाली वैल्यू है, ये वाला हमारे पास में बॉन्डिंग होगा, BMO होगा, और ये वाला भी हमारे पास में क्या होगा, BMO होगा। दोनों ही हमारे पास में BMO होंगे और यही दोनों हमारे पास में क्या होंगे, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, कोई भी यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग नहीं है क्योंकि एक्स की वैल्यू हमारे पास में 0 नहीं आई है। तो यही हम चीज़ वहाँ पे रख देंगे। तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो ये ज़्यादा नीचे आएगा और ये इसके ऊपर आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस 1.618 बीटा। यही थी हमारे पास में अल्फ़ा प्लस 1.618 बीटा और अल्फ़ा प्लस 0.618 बीटा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस 0.618 बीटा। अब यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगी, अल्फ़ा। ठीक है, अब पॉजिटिव वैल्यू देखनी है एक्स की, तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा माइनस 0.618 बीटा। यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा माइनस 1.618 बीटा। तो इस तरह से हमारे पास में 4 जो है एनर्जी लेवल आ जाएंगे। यहाँ पे जो है एनर्जी ऊपर इंक्रीज़ हो रही है और ये हमारे पास जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है यहाँ पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। हमने देखा है कि जो हमारे पास में ये 1,3 ब्यूटाडाइन मोलिक्यूल होता है उसके पास कितने होते हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 तो यहाँ पे आ जाएंगे, 2 यहाँ पे आ जाएंगे। तो अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी। तो फर्स्ट चीज़ हम कैलकुलेट करेंगे टोटल पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी आप कैसे कैलकुलेट करते हो, आप देखते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास में जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है उसमें। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन ई पाई हमारे पास में निकल के आ जाएगी इक्वल टू 2, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 1.618 बीटा। ठीक है, प्लस 2 इंटू अल्फ़ा प्लस 0.618 बीटा। ठीक है, प्लस हमारे पास इधर 0 इलेक्ट्रॉन है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 0 प्लस 0 और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा। ठीक है, अब इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास में क्या निकल के आता है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वैल्यू निकल गई 2 अल्फ़ा प्लस इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3.236 बीटा। और यहाँ पे जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 2 अल्फ़ा प्लस ये हो जाएगा 1.236 बीटा। ठीक है, जब इसको आप सम करोगे तो ये निकल के आएगा 4 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 4 अल्फ़ा प्लस 4.472 बीटा। ठीक है, ये अपने पास आ गई टोटल पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। पाई बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी कैलकुलेट करने के भी हमको क्या करना है, जो हमारे पास में मोलिकुलर ऑर्बिटल है ये हमारे पास कौन सा है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये हमारे पास कौन सा है, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये कैसे पता लगाते हैं मैंने आपको बता दिया है। अब हमारे को पाई बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी निकालनी है। तो हम जानते हैं कि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी होती है ई पाई माइनस का एन अल्फ़ा। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो ई पाई माइनस हो जाएगा ये 4 अल्फ़ा। तो ई पाई की वैल्यू पुट कर दो, ई पाई की वैल्यू है 4 अल्फ़ा प्लस 4.472 बीटा माइनस 4 अल्फ़ा। तो ई पाई जो हमारे पास में पाई बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी निकल के आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास में 4.472 बीटा। ठीक है, ये हमारे पास में आ जाएगी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। 4 अल्फ़ा से 4 अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, 4.472 बीटा हमारे पास निकल जाएगी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। इसके बाद में हमारे पास एक और एनर्जी होती है जो कि होती है डीलोकलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, डीलोकलाइजेशन एनर्जी। डीलोकलाइजेशन एनर्जी आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो डीलोकलाइजेशन एनर्जी क्या होती है, जो हमारे पास में 1,3 ब्यूटाडाइन मोलिक्यूल है उसमें क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे, ये इधर जाएंगे, तो इस तरह से इसमें डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो डीलोकलाइजेशन एनर्जी आप निकालोगे। ठीक है, तो डीलोकलाइजेशन एनर्जी आप कैसे निकालते हो, तो उसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ई पाई, यानी कि टोटल पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी कितनी है उनमें से आप माइनस कर दो एन 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा।
अब मैं बताता हूँ यहाँ पे हमने 2 अल्फ़ा और 2 बीटा को माइनस क्यों किया है। यहाँ पे हमारे पास में क्या है, 2 एथिलीन यूनिट है। एन क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ एथाइलिन यूनिट, ठीक है, एथाइलिन यूनिट। यहाँ पे कितनी एथाइलिन यूनिट है, एक तो ये वाली एथाइलिन यूनिट और एक ये वाली एथाइलिन यूनिट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एथाइलिन यूनिट यानी कि एन इक्वल टू क्या है, 2 है। और एथाइलिन यूनिट की जो एनर्जी होती है टोटल ई पाई, ये हमने जब एथाइलिन के लिए जो हमने कैलकुलेशन की थी ई पाई के लिए, तो वहाँ पे हमने देखा था ये निकल के आई थी 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। तो उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल हमारे पास में डीलोकलाइजेशन एनर्जी निकल के आ जाएगी, ठीक है। कि डीलोकलाइजेशन होने से कितनी एनर्जी जो है इसमें जो हमारे पास में एक्स्ट्रा आई है या फिर जो एनर्जी कम हुई है इसकी, ठीक है। तो ई पाई हमारे पास में क्या निकल के आया था, ई पाई हमारे पास में निकल के आया था 4 अल्फ़ा प्लस में 4.472 बीटा, ठीक है। अब हम माइनस क्या करना है, एन हमारे पास में क्या एथिलीन यूनिट 2 है और 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 4 अल्फ़ा प्लस हमारे पास में है 4.472 बीटा, ये माइनस 4 अल्फ़ा और इससे भी मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा 4 बीटा। तो ये कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमारे पास में क्या बचेगा, 4 से 4 हमारे पास में जब माइनस हो जाएगा तो बचेगा 0.472 बीटा। तो ये हमारे पास में निकल के आती है डीलोकलाइजेशन एनर्जी। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं हमारे पास में टोटल पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी, डी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी और डीलोकलाइजेशन एनर्जी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कैलकुलेशन करेंगे चार्ज डेंसिटी और बॉन्ड ऑर्डर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।